हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। सो वी हैव स्टार्टेड विद अ बेसिक सीरीज जिसमें हमने क्या क्या चीज़ों को कवर कर लिया अभी तक। तो हिस्ट्री वाले पोर्शन को कंप्लीट कर रखा है जिसमें हमने आपका एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक, इवन आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन है इसको भी हमने कंप्लीट करवाया था। एंड आफ्टर दैट जो ज्योग्राफी है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब अरुणाचल आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए दे रहे हो एंड इवन फॉर द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहां पे आपको ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो वन आपका एक पूरा एक प्रॉपर लेक्चर था ज्योग्राफी का जिसमें हमने पूरी चीजों को कंप्लीट करवाया था। आइदर इट इज क्रॉपिंग पैटर्न आपका हो गया, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, क्लाइमेट के बारे में भी हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा था। एट द सेम टाइम सॉइल्स कितने टाइप के वहां पे आपको मिलते हैं एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो आपको प्रोजेक्ट है वहां पे वो कौन कौन से है, तो वहां पे हमने ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें कवर की थी एंड उसमें हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। बट आज का जो लेक्चर है वो आपका इकोनॉमी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। सो अरुणाचल प्रदेश का इकोनॉमी आपका किस तरह का रहा है और कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है वो सारी चीजें देखने वाले हैं। बट इसके साथ साथ हमने एक और चीज एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया 2026 का, ठीक है, 2026 में जो आपका बजट आया है अरुणाचल प्रदेश का, उसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, पूरा बजट तो कवर नहीं करवाया जा सकता है बट जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीजों को भी इस पूरे लेक्चर में हमने कवर कराया है। एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो पूरे लेक्चर को एकदम पेशेंस के साथ आपको देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं पूरा अरुणाचल प्रदेश का। जब हम बात करते हैं उसमें इकोनॉमी किस तरह का है, सो द इकोनॉमी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज प्राइमरीली, ठीक है, जो पूरे तरीके से अगर पूछा जाए आपको किस चीज पे डिपेंडेंट है तो एग्रीरियन है, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है वहां पे। एंड अगर आप देखोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट्री भी बहुत ज्यादा है वहां पे। कॉन्ट्रीब्यूशन जनरली कौन कौन से सेक्टर से ज्यादा है वहां पे, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए जितने भी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो है वहां का जीडीपी में किस कहाँ से आ रहा है, ठीक है, सो जो इनकम है वो हॉर्टिकल्चर। तो जब हमने ज्योग्राफी वहां पे कवर करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कीवी प्रोडक्शन वहां पे बहुत अच्छे खासा होता है, इसके अलावा पाइन एप्पल होता है एंड इवन ऑरेंज के बारे में भी बताया था मैंने, उसमें जीआई टैग रिसेंटली दिया गया, ठीक है। सो वो सारी चीजें हमने देखा था। तो हॉर्टिकल्चर आपको याद रखना, ये आपको मेन सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है। हाइड्रो पावर, ठीक है, इकोनॉमी के टर्म में अगर देखा जाए तो हाइड्रो पावर भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे पोर्शन में अगर आप देखोगे तो सुबनसिरी हो गया, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे रिवर वहां पे है, तो उस रिवर का बेनिफिट जो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के फॉर्म में मिलता है। देन फॉरेस्ट्री, ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर पूछा जाए तो काफी फॉरेस्ट है आपको कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। एंड ठीक है, और ये फॉरेस्ट जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम भी माना जाता है। टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में यहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म के लिए काम भी किया जा रहा है। आपको जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो भी आपको बहुत सारे जो स्कीम लेके आ रही है, इवन जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रही है एंड इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। तो टूरिज्म भी आपको जो अभी अगर पूछा जाए इमर्जिंग या बोला जाए कि कौन सा ऐसा जो आपका सेक्टर है जहां पे काम करने की जरूरत है और ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो टूरिज्म पे आ रही, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा इनकम आने के चांसेस है। एज द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट बाय एरिया, एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको लार्जेस्ट एरिया माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश हैज द यूनिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स हिली टेरेन। अब ज्योग्राफी इतना डिफरेंट है यहाँ पे, जब हमने ज्योग्राफी वाले लेक्चर देखा था वहां पे हमने देखा था कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा माउंटेन ही माउंटेन वहां पे दिखता है, ठीक है, माउंटेन के अलावा वहां पे आपको प्लेन एरिया भी कुछ दिखता है जो कि फर्टाइल प्लेन माना जाता है, हॉर्टिकल्चर के लिए काफी फेमस है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत प्लेट्यू वाला रीजन भी दिखता है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, वो काफी डाइवर्स है वहां पे। इस डाइवर्सिटी की वजह से जो है वो इनको काफी बेनिफिट मिलता भी है, बट इसके खुद की कॉज एंड इफेक्ट भी कुछ है, ठीक है। रिमोट लोकेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे, और ट्राइबल पॉपुलेशन होने की वजह से क्या है, जितना नेचुरल रिसोर्सेज है उसको काफी अच्छे से प्रिजर्व करके अभी तक रखा गया है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट के फॉर्म में देख लोगे या मिनरल्स के फॉर्म में देखोगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। इट्स इकोनॉमी स्टिल डेवलपिंग, और इकोनॉमी जो है वो तो हर राज्य का ऐसा देखा जाए तो ऐसा नहीं कि फुल स्टेट में डेवलपमेंट हो चुका है, विकास तो आपका चल ही रहा है, यहाँ पे भी विकास आपका चल रहा है। खासकर आपको टूरिज्म सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देने की बात चल रही है, ठीक है। एंड द स्टेट फेसेस द चैलेंजेस, कौन कौन सा चैलेंजेस है, जब भी आपको चैलेंजेस समस्या बताने की बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले आता है, देन कनेक्टिविटी का इशू सबसे बड़ा है, ठीक है। कनेक्टिविटी का खासकर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अगर देखोगे तो वो बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, कनेक्टिविटी अभी भी बहुत कम है। हाल फिलहाल में एक एयरपोर्ट भी वहां पे बना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। डिपेंडेंसी आपको ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ फंड, अभी भी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है आपको यूनियन गवर्नमेंट पे, वहां से फंड जाता है फिर वहां पे काम होता है, ठीक है। सो फंड के लिए अभी भी वहां पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। बजट को हम लोग थोड़ा लास्ट में देखेंगे, पहले पूरा लेक्चर कंप्लीट करते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे जो बात
सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कौन कौन सा सेक्टर है इकोनॉमी का, जहां पे जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा बहुत सारी चीजें, तो वन बाई वन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर, तो 4 सेक्टर के बारे में आपने सुना होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वीनरी सेक्टर भी होता है, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्टर में आपको देखना कि एग्रीकल्चर इज द मेन लाइवलीहुड फॉर अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन। स्टिल वहां पे 70% लोग जो है, ठीक है, आप लोग इंडिया के हिसाब से बताएं, इंडिया में आपको कितने परसेंट पॉपुलेशन स्टिल जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। बट अरुणाचल के टर्म में अगर आप देखोगे तो 70%, 70%, जो कि बहुत ज्यादा है, 70% पॉपुलेशन अभी भी किस चीज पर डिपेंडेंट है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। द मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पैटर्न है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा आपने पढ़ा होगा 1960s में जब आता है, तो इसका फायदा आपको बहुत यहां तक तो नहीं पहुंच पाता, बहुत सारे स्टेट है जो कि आपको इसमें बेनिफिट नहीं ले पाते, एंड वन ऑफ द स्टेट अरुणाचल भी है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपको एग्रीकल्चर अगर हो ही रहा है, 70% लोग इस पर डिपेंडेंट है, तो किस तरह का एग्रीकल्चर यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर जो मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड को ही अभी भी यूज किया जा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी भी वहां पे जो है बहुत ज्यादा वो नहीं चल रहा, ठीक है। सो बेस्ड विद द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो हमने झूम फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, झूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था, वो अभी भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है। ऑल्दो इसके बहुत सारे आपको क्रिटिसिज्म भी है कि जो ये इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, या फिर इसका बहुत सारा कंसर्न है किस तरह से ये जो है फ्यूचर चैलेंज कैसे हो सकता है। स्टिल प्रिवलेंट इन द सम एरियाज थ्रू द एफर्ट्स आर बीइंग मेड थ्रू द ट्रांजिशन टू द सेटल्ड फार्मिंग। बहुत सारे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे फंड दिए जा रहे हैं, ताकि आपका जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए एंड सेटल फार्मिंग की तरफ जो क्या किया जाए, इसमें बढ़ावा दिया जाए। की क्रॉप्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टेट वाइज आपको कौन सा क्रॉप वहां पे प्रोड्यूस होता है, आपको कैश क्रॉप कौन सा है, सीरियल क्रॉप कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए एक बार बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। तो सीरियल क्रॉप्स अगर आपको पूछा जाए तो राइस है, मेज है, मिलेट है एंड बीट है, ठीक है। अब ध्यान रखना है क्योंकि वीट को लेके लग सकता है कि यहाँ पे वीट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, बट सीरियल क्रॉप में आपका वीट भी आता है, मिलेट, मिलेट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में, इवन क्योंकि आपको यूनाइटेड नेशन ने आपको एक ईयर तो पूरा मिलेट ईयर ही घोषित कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद मिलेट से बहुत सारे हर एग्जाम में सवाल पूछे गए, तो आपको याद रखना है कि मिलेट जो है आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सीरियल क्रॉप्स में आता है। राइस इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, मेज भी है ना। इसके अलावा पल्सेस, पल्सेस में कौन कौन से, पीज है एंड लेंटिल्स है। ऑयल सीड में आपको मस्टर्ड एंड सोयाबीन, ये दोनों याद रखना है, मस्टर्ड एंड सोयाबीन आपको ऑयल सीड में प्रोड्यूस किया जाता है। कैश क्रॉप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए इसको प्रोड्यूस किया जाता है या इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसमें आपको टी, जिंजर, टर्मरिक एंड कार्डमम, ये 4 चीजें आपको याद रखना है, टी, जिंजर, टर्मरिक एंड कार्डमम। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले आपको टर्मरिक कैपिटल घोषित किया गया, कुछ दिन पहले जिंजर, अब ये जितने भी आपको जो बात की जा रही है ना वो नॉर्थ स्टेट ही है, तो उसमें से अगर आपको कुछ पता है, जैसे कि अभी रिसेंटली आपको जिंजर कैपिटल किसी को बनाया गया, वो कौन सा है, जैसे कि कीवी कैपिटल तो अरुणाचल को बोला जाता है। सो ये आपको याद रखना, टी, जिंजर और टर्मरिक एंड कार्डमम जो है यहाँ पे कैश क्रॉप माने जाते हैं। चैलेंजेस, तो आपने कैश क्रॉप देख लिया जो आपको, इसके अलावा सीरियल्स है वो देख लिया, ऑयल सीड देख लिया, बट चैलेंजेस क्या क्या है एग्रीकल्चर में, क्योंकि 70% अगर पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट है तो उसमें बेनिफिट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या उसमें जो है कौन से प्रॉब्लम्स है। तो पुअर इरिगेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इरिगेशन जो अगर देखा जाए, डिस्पाइट ऑफ हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ रिवर्स, वहां पे बहुत सारे रिवर्स है, उसके बाद भी इरिगेशन फैसिलिटी जो है बहुत अच्छा वहां पे नहीं है। इसके अलावा हाई रेनफॉल डिपेंडेंसी, अब वहां पे अगर देखा जाए तो रिवर जो है वो ग्लेशियर रिवर है, तो पानी तो हमेशा उसमें रहता है, बट उसके बाद भी डिपेंडेंसी किस चीज पे, हाई रेन जो आपको रेनफॉल होता है उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। खासकर हम लोग जब हमने ज्योग्राफी पढ़ा था तो वहां पे देखा था कौन सा आपका मानसून वहां पे सबसे ज्यादा हिट करता है, तो साउथ वेस्ट मानसून पे ज्यादा डिपेंडेंसी इनका भी है, ठीक है। लिमिटेड यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हमने बार बार बात किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है आपका, जैसे कि ड्रोन फैसिलिटी का यूज करना, या फिर आपको हार्वेस्टिंग में डिफरेंट जो आपको ट्रैक्टर वगैरह का यूज किया जाता है, इसके अलावा हाई यील्ड जो आपको सीड का यूज किया जाता है, या फिर आपको ऑर्गेनिक मेथड तो सिक्किम वगैरह में किया जाता है, बट उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ के अगर देखा जाए तो उसका इस्तेमाल अभी भी यहाँ पे नहीं हो रहा, अभी भी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। सॉइल इरोजन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, एंड डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो झूम कल्टीवेशन हमने देखा, झूम कल्टीवेशन की वजह से आपका बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है एंड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन जो है वो आपको अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो डैम वगैरह जो वहां पे बन रहे हैं उसकी वजह से भी हो रहा है, एंड जो आपको टूरिज्म के लिए जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एंड सॉइल इरोजन जो वहां पे, क्योंकि अगर पूरा एरिया आप देखोगे तो माउंटेन वाला एरिया भी है वहां बहुत ज्यादा, एंड लैंडस्लाइड होने की भी समस्या बहुत बड़ी वहां पे होती है। ट्रांसपोर्ट जो है वो बॉटलनेक है, अफेक्टिंग द मार्केटिंग ऑफ द क्रॉप्स। कनेक्टिविटी का इशू तो पहले मैंने बात की, आपको रोड, रेलवे बात कर लो, फिर आप इसके अलावा एयरपोर्ट के बारे में बात कर लो, तो उसमें काफी सारी समस्या वहां पे है।
horticulture and floriculture. So Arunachal Pradesh has the immense potential for the horticulture development due to its diverse क्लाइमेटिक जोन. सो ऑलरेडी जो क्लाइमेटिक जोन के बारे में हमने देखा था, तो क्लाइमेटिक जोन में भी हमने देखा था कि बहुत वहां पे वेरिएशन है, ठीक है. चाहे हमने देखा टुंड्रा था, अल्पाइन था, इसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है वहां पे, सब ट्रॉपिकल भी है, ठीक है. सो एंड इवन जो आपको मानसून फॉरेस्ट, जिसको माउंटेन फॉरेस्ट अलग होता है, एक मानसून फॉरेस्ट भी है. तो इतना डाइवर्स वहां पे आपको क्या है, क्लाइमेटिक जोन है, जिसकी वजह से इन सारी चीजों की वजह से उनको बेनिफिट भी मिलता है. एंड इस बेनिफिट की वजह से कौन कौन से फ्रूट्स वहां पे जो है वो जो कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज, कीवी, एप्पल्स, पाइनएप्पल एंड प्लम्स आर वाइडली कल्टीवेटेड. तो एग्जाम में पूछ दिया जाएगा ना कि वाइडली आपको बहुत ही प्रचुर मात्रा में कौन कौन से फ्रूट्स का कल्टीवेशन होता है. कीवी, एप्पल्स, पाइनएप्पल एंड प्लम्स. वेजिटेबल्स में आपको कौन कौन से चीजों को, या स्पाइसेस में पूछा जाए कौन कौन से चीजें, तो जिंजर, बार बार मैं बता रही हूँ, जिंजर याद रखना आपको, टर्मरिक एंड चिलीज, ठीक है, आर प्रोमिनेंट. फ्लोरिकल्चर में आपको किस चीज का कल्टीवेशन होता है, इसको तो ऑर्किड कैपिटल ऑफ द इंडिया भी इसको बोला जाता है, ठीक है. तो ऑर्किड का यहाँ पे बहुत ज्यादा, इवन मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर बताया था जिसमें हमने जनरल चीजें बात की थी अरुणाचल के बारे में, तो यहाँ पे ऑर्किड का एक साइंटिफिक नेम भी है जो कि एग्जाम में पूछा गया आपको कि ऑर्किड को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है. फॉक्सटेल, एक तो याद रखना आपको, फॉक्सटेल ऑर्किड है. ऑर्किड में भी कौन सा वेरायटी है आपको, फॉक्सटेल ऑर्किड है. ये मेजर अट्रैक्शन है विद द स्टेट बिंग नोन एज द ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया. फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है. सो फॉरेस्ट कवर कितना है इसमें, नियरली 80% के आसपास है आपको ऑफ द टोटल एरिया. जितना एरिया है उसमें आपको 80% जो है वो क्या है, फॉरेस्ट है. तो बहुत बड़ी बात है वहां पे. एंड द फॉरेस्ट्री प्ले अ क्रूशियल रोल इन द स्टेट इकोनॉमी. तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम, एंड इवन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका सोर्स ऑफ इनकम आपका फॉरेस्ट्री से ही आता है, ठीक है. टिम्बर हो गया, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे आपको जो फ्रूट्स है, इसके अलावा देखा जाए तो अदर गुड्स हो गए, तो ये आपको इस पे डिपेंडेंसी है, ठीक है. अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो नोन फॉर द टिम्बर, बैम्बू एंड इवन अगर आपको याद हो हिस्ट्री में, तो इसकी वजह से भी आपका एक एंग्लो वॉर हुआ था, ठीक है. रिमाइंड करवाना आप लोग मुझे, एक एंग्लो वॉर बैम्बू के वजह से भी हुआ था, टिम्बर के वजह से भी हुआ था, ठीक है. मेडिसिनल प्लांट्स भी है यहाँ पे, अदर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी, जिसको NTF, PF, PF बोला जाता है. चैलेंजेस अगेन यहाँ पे क्या क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. अभी हाल फिलहाल में फॉरेस्ट रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. 80% फॉरेस्ट है, बट अभी जो उसको डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो फिर वहां पे रीप्लांटेशन का कोई इनिशिएटिव जो है वो नहीं लिया जा रहा है. अगर नहीं लिया जाएगा तो अगेन 80% जो है आपको, वो कब आपको 20% पे आ जाएगा पता नहीं चलेगा. डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन. तो एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो उनके रिक्वायरमेंट और उनके नीड को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर क्या किया जा रहा है, आपको एक्सपेंड किया जा रहा है. एंड इस एक्सपेंशन की वजह से आपको क्या कर रहा है, फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. तो फॉरेस्ट अगेन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इसकी वजह से. एंड कंस्ट्रक्शन, ये जो बहुत बड़े आपको टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ये रोड या हाईवेज बन रहे हैं, उसके वजह से आपको क्या हो रहा है, अगेन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. इशू रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन. तो मेजर चैलेंज जो इस पूरे एरिया में है, SDG का गोल भी है ना, फॉरेस्ट को इंक्रीज करना, एक गोल उसमें से भी है, ठीक है. सो ये चैलेंज अभी यहाँ पे आ रहा है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, ठीक है. सो अरुणाचल इज ऑफन रेफर टू एज अ पावर हाउस ऑफ, ठीक है, पावर हाउस ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स इनॉर्मस हाइड्रो पावर पोटेंशियल. हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. स्टेट बस अपने वहां पे पूरे स्टेट का जो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकता. इवन अगर उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, तो खासकर जितने आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट है आसपास, जो जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ से रिक्वायरमेंट पूरा किया जा सकता है. ऐसा पोटेंशियल यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है. स्टेट हैज एस्टिमेट कैपेसिटी ऑफ ओवर, ठीक है. अब ये बहुत ज्यादा आपको, अगर ये देखोगे कितना मेगावाट है, ये 50,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है. अगर इसको पूरा काम किया जाता है तो इतना एनर्जी जनरेट हो सकता है. सेवरल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर डेवलपमेंट और अंडर कंस्ट्रक्शन, कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल एंड प्राइवेट एजेंसी. तो यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको बन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ही बना रही, ठीक है. इवन आपका जो प्राइवेट एजेंसी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है. जैसे कि मेजर अगर पूछा जाए आपको, तो सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में भी चला हुआ था, इसका कैपेसिटी कितना है आपका, तो 2000 मेगावाट है, पूछा जाता है किसी किसी एग्जाम में, ठीक है. रंग नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये कितना आपको 405 मेगावाट. तो दोनों का याद रखना आपको. अगर ओवरऑल पोटेंशियल पूछा जाए कितना है, तो बहुत ज्यादा आपको 50,000 के आसपास है. बट अगर ईच पूछा जाए सुबनसिरी का कितना हो जाएगा, तो ये 2000 के आसपास है. एंड रंग नदी हाइड्रो जो आपको पावर प्लांट है, उसका कितना है, 405 मेगावाट है, जो कि वहां के लिए काफी ज्यादा है, ठीक है. चैलेंजेस अगेन, जो अगर डैम वगैरह बनता है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट बनते हैं, उसकी वजह से आपको इन्वायरमेंटल कंसर्न तो होती है, सोशल कंसर्न भी होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है, माइग्रेशन करवाया जाता है वहां पे जो आपको
नेटिव पॉपुलेशन है, इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, खासकर वहां पे अगर फॉरेस्ट क्लियर किया जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो सकता है, रेसिस्टेंस फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। तो इन सारे जो आपको हाइड्रो पावर जो वहां पे बन रहे प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे आपको एनवायरमेंटल कंसर्न है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको जो है वो खत्म हो सकते हैं। तो उसके वजह से रेसिस्टेंस आता है किनसे, लोकल कम्युनिटीज जो वहां पे रह रहे हैं, नेटिव पॉपुलेशन जो रह रहे हैं, इसके अलावा जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जुड़े हुए इन सारी चीजों को रोकने की बात करते हैं वो, ठीक है। नाउ दूसरा जो सेक्टर है वो आपका इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपका सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर आपको याद रखना है, सेकेंडरी सेक्टर में आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स लाइक लिमिटेड ड्यू टू द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी मैंने बताया आपको कनेक्टिविटी इशू है, बाकी जो मेन लैंड है उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और इंडस्ट्री का डिमांड यही होता है कि आपको कनेक्टिविटी वहां पे होना चाहिए। अगर मान लो कोई भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको फिर आपको मेन मार्केट में भेजना है, अगर गुड प्रोड्यूस हो रहा है वो मार्केट में ही नहीं जा रहा तो फिर उसका बेनिफिट तो होगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है, पुअर कनेक्टिविटी, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है उसमें आपको कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो कि अभी वहां पे चल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है आपका हैंडलूम का, ठीक है, जो आपका कपड़ा उद्योग है, खासकर इसमें हैंडीक्राफ्ट्स, ट्राइबल, टेक्सटाइल, बैम्बू एंड कैन प्रोडक्शन। फूड प्रोसेसिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर पूछा जाए ना अभी जो आपको करंट में कौन कौन से जो है इंडस्ट्री वहां पे चल रहे हैं, बने हुए हैं, अभी आपको प्रोसेस में है या फिर आपको वहां पे चल रहा है, ठीक है। सो हैंडलूम याद रखना है आपको, हैंडीक्राफ्ट याद रखना है, एंड फूड प्रोसेसिंग याद रखना है जिसमें आपको टी, जिंजर एंड इसके अलावा स्पाइसेस वगैरह। कॉटेज इंडस्ट्री है, फोकसिंग ऑन द लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल तरीके से बनाने की जो है वो उन पे ज्यादा उनका फोकस है। टूरिज्म सेक्टर में आपका जो हमने बात की है टर्सरी सेक्टर है आपका, ठीक है, और टर्सरी सेक्टर है और इस पे अभी ये इमर्जिंग सेक्टर भी माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो टूरिज्म इज अ इमर्जिंग सेक्टर विद अ फोकस ऑन इको टूरिज्म, एडवेंचर एंड कल्चरल टूरिज्म। तो टूरिज्म इन टर्म्स मतलब ऐसा नहीं कि बस घूमने फिरने के लिए, इवन कल्चरल जो प्रोस्पेरिटी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है इससे। इसमें आपको डाइवर्सिटी हो गया, ट्राइबल कल्चर हो गया, अट्रैक्ट द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन से, इन प्लेसेस आपको याद रखना है, ये प्लेसेस आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा आपको अरुणाचल में, जैसे कि तवांग मिनिस्ट्री बहुत बार आपने सुना होगा, जीरो वैली, सेला पास, नामदफा, ये तो बहुत ऑल टाइम फेवरेट है। जब हमने ज्योग्राफी पढ़ा तो वहां पे भी नेशनल पार्क के बारे में बात किया था। नामदफा नेशनल पार्क, इसको किस लिए जाना जाता है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिजर्व के लिए जाना जाता है। एडवेंचर टूरिज्म के लिए आप ट्रैकिंग कर सकते हो, राफ्टिंग कर सकते हो, माउंटेनिंग, और इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस भी है। अगेन टूरिज्म आपका इमर्जिंग सेक्टर है, बहुत सारे यहाँ पे पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है, बट चैलेंजेस अगेन वही है कनेक्टिविटी को लेके। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये आपका रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू द इनर लाइन परमिट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो ये 1874 के आसपास आया था, ठीक है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इनर लाइन परमिट का सिस्टम जो आपको कॉलोनियल टाइम का है एंड ये अभी भी प्रिवेलिंग है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच नहीं पाते हैं एंड इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी समस्या है। फिर इसके अलावा रहने के लिए, ठीक है, वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि पूरा आपको अगर देखा जाए तो रिमोट एरिया है, तो इन सारी चीजों से यहाँ पे टूरिज्म जो है वो प्रॉब्लम में रहता है। अगेन कनेक्टिविटी वाला जो इशू है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही, क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट। रोडवेज जो है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है। तो रोडवेज अगर वहां पे डेवलप होता है तो उसके लिए कौन काम करेगा, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको BRO बोला जाता है, ये आपको सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे, स्पेशली जो अलॉन्ग द चाइना बॉर्डर। यहाँ पे चाइना बॉर्डर ही नाम क्यों आया, तो जब हमने ज्योग्राफी पढ़ा था तो वहां पे ये बात किया था कि 3 इंटरनेशनल बाउंड्री है आपका और अरुणाचल के साथ, एक आपका भूटान का है, दूसरा आपका म्यांमार का है एंड इसका चाइना का है, ठीक है। सो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा लार्जेस्ट तो आपको पता होगा चाइना के साथ है, बट सेकंड लार्जेस्ट किसके साथ है, म्यांमार के साथ है, उसके बाद भूटान के साथ है, ठीक है। सो चाइना वाला एरिया जो वो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। सो इधर आपको खासकर रोड डेवलप करने की जरूरत है, खासकर जब आपको वॉर लाइक सिचुएशन हो जाता है वहां पर। अगर आपने देखा हो तो रिसेंटली आपको कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है, तो वहां उस एरिया को सिक्योर करने के लिए आपको रोड वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है। देन रेलवे लिमिटेड है यहाँ पे नेटवर्क, इसमें हरमोती, ठीक है, और नाहरलंग रेलवे लाइन है, कनेक्ट करता है किससे, ईटानगर से विथ असम, ठीक है। इसके अलावा एयरवेज में अगर देखा जाए तो पासीघाट एयरपोर्ट है एंड तेजू एयरपोर्ट है, आर द ऑपरेशनल विद द प्लान्स फॉर द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है जो कि आपको ईटानगर में बनाया जाएगा। अगेन चैलेंज, अगर यहाँ पे किस रोडवेज को भी डेवलप करना है,
या फिर इसके अलावा अगर एयरपोर्ट डेवलप करना है या रेलवे डेवलप करना है, तो ये अगेन ज्योग्राफी वाला सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि ये पूरा प्लेन एरिया तो है नहीं, माउंटेन एरिया है, आपको कट करना पड़ेगा, कट करोगे तो लैंडस्लाइड आने की बहुत सारी समस्या होती है। एंड इवन अगर आपको रोड वहां पे बना हुआ है तो बारिश बहुत ज्यादा होता है अगर आपको, तो उसके वजह से भी रोड ब्लॉकेज होता है। डिपेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा किस पे है, असम पे, खासकर आपको मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट के लिए। रूल ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरह से यहाँ पे जो है वो काम होता है। सो स्टेट जो है आपको इकोनॉमी डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, खासकर ग्रांट के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। द नॉर्थ ईस्ट स्टेट काउंसिल, एनईसी जिसको बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर जिसको बोला जाता है, प्रोवाइड करते फंड किसके लिए, तो ये दोनों एजेंसी का नाम याद रखना, कि हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते पैसे लेने की या देने की बात होती है तो वो किसके थ्रू होती है, कौन दो जो बॉडी है या आपको मिनिस्ट्री है वो काम करता है इनके लिए, तो एनईसी का नाम याद रखना आपको, और DONER का नाम याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये स्कीम बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन से स्कीम के तहत जो यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। सो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिसमें आपको रूरल सेक्टर के लिए, ग्राम है तो याद रखना आपको रूरल ही होगा यहाँ पे, जिसके तहत यहाँ पे रोड डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाते हैं। फिर इसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको NRLM बोला जाता है, जो कि आपको इनकम जनरेशन है, अगेन रूरल के लिए ही है अभी, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, जिसको NEIDS बोला जाता है, जो कि प्रमोट करेगा किस चीज को, इंडस्ट्री इन द रीजन। जो हमने देखा ना कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो आपको लैग कर रहा है, प्रॉब्लम है, तो उसको डेवलप करने के लिए आपको ये स्कीम है NEIDS। तो ये स्कीम याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसके तहत जो है वो फंड दिया जाता है। इन सारी चीजों का जो चर्चा है वो आपको बजट में भी देखने को मिलेगा। चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। सबसे मेजर चैलेंज है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, क्योंकि ऑलरेडी बार बार हम बात करें कि कनेक्टिविटी का इशू है, मेन लैंड से प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर रोड बनता भी है तो आपको लैंडस्लाइड या फिर हैवी रेनफॉल की वजह से वो ब्लॉकेज वहां पे होता रहता है। एंड इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन का समस्या सबसे बड़ा ये भी हमने देखा, यहाँ पे जो इंडस्ट्री पे काम करने की भी बात हो रही है तो वो लिमिटेड इंडस्ट्रियल बेस है वहां पे। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, जैसे कि लैंडस्लाइड आ गया, फ्लड आ गया, जिसकी वजह से ये पूरा साल यहाँ पे कुछ ना कुछ समस्या होता है, अरुणाचल में भी एंड असम में भी। इन्वायरमेंटल कंसर्न है, खासकर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा है इस एरिया में, किस चीज के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है आपको, चाहे हाइड्रो पावर बन रहा है या फिर इवन शिफ्टिंग कल्टिवेशन है। इसके अलावा डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है किस पे, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, किस चीज के लिए, फंड के लिए, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चैलेंजेस हमने बात किया, प्रॉब्लम बात किया, बट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या अवसर है बाकी लोगों के लिए, क्योंकि आपको लास्ट में पॉजिटिव पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स के साथ नहीं चलोगे आप। तो हाइड्रो पावर है, अगर इस पे बहुत अच्छे से काम किया जाए, ऑलरेडी मैंने बोला 50,000 के आसपास पोटेंशियल है, बट उसको सही से तरीके से अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो एनर्जी जनरेशन होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो खासकर जो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज्यादा समस्या है वहां पे, इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है, तो वो सारे प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टूरिज्म ग्रोथ करवाया जा सकता है, और टूरिज्म से आपको वहां पे कल्चर प्रोस्पेरिटी की बात कर रही हूँ बार बार, सांस्कृतिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, लोग बाहर जो आपको अदर स्टेट वाले लोग हैं वो भी अरुणाचल को बहुत अच्छे से जानेंगे, एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी पहचान बनेगी। हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो इनका क्या है, आपका प्लस पॉइंट है। अगर इस पे और बेहतर तरीके से काम किया जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी और क्या किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। एंड बॉर्डर ट्रेड, ठीक है, क्योंकि 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रही है, उस चीज का फायदा नहीं मिल रहा अभी भी, ठीक है, तो उस चीज का फायदा उठाना चाहिए, खासकर चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ अगर आपका बॉर्डर है तो इंटरनेशनल जो है आपको ट्रेड भी आपका क्या है यहाँ पे एक बेनिफिट हो सकता है। ना यहाँ पे जो बजट वाला पोर्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। बजट में अगर देखा जाए आपको तो एक तो आपको याद रखना है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको GSDP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर पूछा जाए तो कितना रहा है, ये बस आपको डेटा में याद रखना, डेटा में पूछा जाता है कितना रहा ये, तो 41,314, ठीक है, करोड़ है, 41,031 करोड़ है, ये याद रखना आपको कि क्या ग्रॉस डोमेस्टिक जो है आपका प्रोडक्ट। GSD पूछा, जैसे GDP आप नेशनल लेवल पे देखते हो, तो स्टेट लेवल पे पूछा जाएगा आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहा है, तो वो ये 41 आपको एज इट इज डेटा पूछा जाता है इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है वो टैक्सेस कितना शेयर किया जाता है, तो ये 24,475 करोड़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इसमें रिसिप्ट कितना हुआ वो पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो आपको बस ये दो तीन चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, एक तो पहला आपको याद रखना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको 41,000 के आसपास है, वो याद रखना है। इसके अलावा आपको फिजिकल डेफिसिट आपको पूछा जाता है, घाटा कितना हुआ, कितना प्रॉब्लम वहां पे चल रहा है आपको, प्राइसेस, फिजिकल या एफडी, ठीक है, एफडी करके याद रखना है आपको, ये कितना है, तो परसेंटेज में पूछा जाएगा ये, ठीक है, 2.02% है, ठीक है, ये परसेंटेज आपको याद रखना। फिजिकल डेफिसिट पूछा जाए तो 2.2% है, या फिर अगर आपको डेटा ही याद रखना है तो 967 करोड़ है, इतना आपको यहाँ पे चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, 4 से अगर नीचे है तो उसको सही माना जाता है। इसके अलावा एस्टिमेटेड फिजिकल, अगर टोटल पूछा जाए तो आपको दोनों मिला के पूछा गया, ठीक है, अगर टोटल पूछा जाएगा तो टोटल आपका याद रखना है कि 1.70% है, तो ये भी कम ही है, आपका 701 करोड़ है। टोटल आपका कितना है 41, ठीक है, उसमें से 701 करोड़ क्या है आपका फिजिकल एस्टिमेटेड है, ठीक है, एस्टिमेटेड, अगर ये एस्टिमेटेड ही पूछा जाता है, एस्टिमेटेड आपको याद रखना है। बट इसके अलावा जो चीजें हैं, जैसे कि कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे कि कौन कौन सी चीजों पे बात किया गया, तो कनेक्टिविटी पे, ये जो मैंने आपको बात की इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, डोनियो पोलो एयरपोर्ट, ये बनाने के बारे में बात किया गया। अब ये कितने में बन रहा है ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो ये 90 करोड़, ठीक है, 90 करोड़ में आपको पूरा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बना है। इसके अलावा उसको यहाँ पे बात की गई किस चीज के लिए, कि रूरल डेवलपमेंट किया जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो यहाँ पे रोड डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके लिए फंड कितना, आउटले कितना है, तो ये 500 करोड़ है। हाइड्रो पावर में आपको कमीशन किया जाएगा 90 गीगावाट का कैपेसिटी बनाने की बात की गई है, बढ़ाने की बात की गई है इसमें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें, ठीक है, इसमें कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट का, ठीक है, 3 प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है, जब जब बनेगा तो ये आपको न्यूज में आता रहेगा। पावर के टर्म में ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है, ऑफ ग्रिड, ठीक है, ऑफ ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, बॉर्डर विलेज, ये बॉर्डर विलेज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड अगर आपको याद हो तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो विजिट किया था, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर बात किया था, ठीक है, तो बॉर्डर विलेज पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको 70 करोड़ इसके आसपास जो है वो आउटले दिया गया है। इसके अलावा माइनिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनिंग वाला, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द फर्स्ट कमर्शियल कोल माइनिंग्स टू गेट ऑपरेशनल इन नामचेक एंड नामपुक, ठीक है, सेंट्रल कोल ब्लॉक, तो ये पहला कमर्शियल कोल माइन जो है वो बनाने की बात की गई है। तो पूछा जा सकता है कहाँ पे बनाने की बात की गई है, तो ये नामचिक और नामपुक जो कि आपको यहाँ पे सेंट्रल कोल ब्लॉक बनाने की बात की गई है। तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सारी चीजों पे बात किया गया, जिसमें 4 न्यू प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने के बारे में बात किया गया, 4 न्यू प्रोटेक्टेड एरिया बनाने के बारे में बात किया गया, जिसमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को घटाने की बात की गई है। लिम्पू मोदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नाम याद रखना आपको, ठीक है, हो सकता है पूछा जाए। टुकेन कम्युनिटी रिजर्व बनाने की बात की गई है, और ऑलरेडी जो जैसे कि आपको पक्के टाइगर रिजर्व है उसको और ज्यादा उसका एरिया एक्सपेंड करने की बात की गई है। इसके अलावा बटरफ्लाई और, ठीक है, बटरफ्लाई फेस्टिवल के बारे में ऑफिशियल कैलेंडर में उसको जोड़ने की बात की गई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सेक्टर वाइज एलोकेशन अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जनरल इकोनॉमी सर्विस को सबसे ज्यादा जो है वो दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सोशल सर्विस है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट देखोगे, रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है आपको, पावर में भी थोड़ा कम ही दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है या सबसे कम पूछा जाता है, तो सबसे कम आप देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है जनरल इकोनॉमी। और ऐसे ग्राफ करके इवन अगर आप मीन्स लिखोगे तब भी ऐसे ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। न्यूली अनाउंस्ड स्कीम कौन कौन सा है, स्कीम पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि 5 ईयर मिशन जो है मेडिसिन और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए 5 साल का जो है वो बात किया गया। अरुणाचल प्रदेश अब्यूजिव प्रिवेंशन मिशन, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूजिव, खासकर जो आपका ड्रग्स को लेके, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है, तो इन सारी चीजों को रोकने की बात की गई। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में बात किया गया। डोनियो पोलो मिशन ऑलरेडी हमने देखा था, जिसमें आपको इंडिजीनियस प्रिजर्विंग एंड लिंग्विस्टिक ओरिजिन को इसको बात की गई। शेरी युवा मित्र, ये है आपका यंग सिल्क वीवर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया गया। अरुण एमएसएमई, तो अरुण ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि अरुण मिशन था न्यूज में, आपको किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको एमएसएमई से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप मंच भी बनाने की बात की गई, तो ये इस बार का बजट जो था उसमें आपको ये सारी चीजें थी, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये बजट का आपको एक ग्लैंस मैंने बता दिया, बहुत डिटेल नहीं देखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें देखना है। तो कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बस। ये इजी सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन अरुणाचल। ऑलरेडी हमने देखा 70% पॉपुलेशन आपका किस चीज पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है।
और माइनिंग को लेके अभी हम जस्ट हमने देखा कि बजट में क्या है कि पहला जो है वो कोल ब्लॉक वो बनाने की बात की गई है, ठीक है। ट्रेडिशनल कल्टीवेशन जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो झूम कल्टीवेशन, ठीक है, जो कि कंसर्न है वहां पे, नॉट अ मेजर, ठीक है। तो इसमें से अगेन नॉट पे ध्यान देना, इसमें से कौन मेजर क्रॉप अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, राइस है, मेज है, मिलेट है, बट सुगर कैन नहीं है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो नोन एज ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑर्किड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे अप्रॉक्स पूछा गया, ठीक है, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द अरुणाचल इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, तो 80% जो है वो क्या है आपका एरिया किस चीज से कवर है, फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है। ना एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन है आप लोग के, विच गवर्नमेंट स्कीम इज एम्स टू प्रमोट द इंडस्ट्री इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, कौन सा स्कीम है इसमें से ABC जो भी आपको लग रहा है उसको आप लोग आंसर करना, ठीक है। तो ये पूरा आपको बजट का ग्लैंस मैंने बताया कि जो जो भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है। इसके अलावा इकोनॉमी में आपको क्या क्या वहां पे चीजें हैं उन सारी चीजों को हमने देखा, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।